खुद को संभालो रेहान। अपने आप को यूं परेशान करने की जरूरत नहीं है। होने को तो हम नहीं रोक सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं भी परेशान नहीं हूं इस वक्त, जब मुझे ये भी मालूम नहीं है कि आने वाले लम्हों में मैं डैडी को जिंदा देख भी सकूंगा या नहीं। आपको डर नहीं लग रहा मम्मी? किस बात का डर? तो डैडी को कुछ हो गया तो? मैंने कहा ना मेरी जान, होने को कोई नहीं रोक सकता। न डर न परेशानी। जिंदगी की कुछ हकीकतें होती हैं जिन्हें हर इंसान को फेस करना ही पड़ता है। आपको डैडी से मोहब्बत नहीं है मम्मी? आपको डैडी से कभी भी मोहब्बत नहीं थी ना मम्मी? अगर डैडी को कुछ हुआ ना मम्मी, तो मैं आपसे कहता था ना कि डैडी जिस तरह चुप चुप रहते, ये खामोशी उन्हें अंदर से दीमक की तरह खाती रहेगी, और हमें तब खबर होगी जब वो टूट फूट कर उनके रेजों को कौन समेटेगा मम्मी? कौन उन्हें फिर से जोड़ेगा? तुम अपने डैडी की बीमारी के लिए मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? हम सब कसूरवार हैं मम्मी, सब कसूरवार। साहब की तबीयत कैसी है? तुम्हें मुझसे कभी भी मोहब्बत न थी हैदर सुल्तान, एक लम्हे की मोहब्बत भी नहीं। तुम हमेशा उसी के ख्यालों में रहे जिसे अपने पीछे छोड़ आए। जिसे दूसरे तुम्हारी खामोशी कहते थे, वो उसकी याद ही तो होती थी, जो तुम्हारी आंखों में तैरती हुई साफ दिखाई देती थी मुझे। फिर मुझे तुमसे क्यों कर मोहब्बत होती हैदर सुल्तान? जब तुम मेरे न बन सके तो मैं क्यों तुम्हारी बनती? अब इतनी तवील अजनबियत के बाद हैदर सुल्तान मैं कहां से वो दुख लाऊं जो जुदाई के खौफ से आंसू बनकर आंखों में उतरता है। फिर भी पता नहीं क्यों हैदर सुल्तान, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे अंदर हमेशा ये ख्वाहिश चिंगारी की तरह सुलगती रही कि तुम मुझे चाहो, सिर्फ मुझे चाहो। मैं तुम्हें चाहूं या ना चाहूं, मगर तुम मुझे चाहो। मगर तुमने मुझे नहीं चाहा हैदर सुल्तान, और मुझे चाहे बगैर ही तुम अब जाने की तैयारी कर रहे हो। मम्मी, डैड की तबीयत कैसी है? पता नहीं जान, कुछ कह नहीं सकते। तुम कोर्ट जा रहे हो? जी, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला कि डैड को कब हॉस्पिटल लेकर गए। मैं सो रहा था शायद, किसी ने बताया भी नहीं मुझे। कोई बात नहीं, डॉक्टर्स वैसे भी मिलने से मना कर रहे हैं। तुम जाओ, शाम को मिल लेना। परेशानी की कोई बात नहीं है। तुम्हारे डैड यूं भी बहुत अहम शख्सियत है। डॉक्टर्स और हुकूमत हमसे कहीं बेहतर उनका केयर कर सकते हैं। तुम जाओ बेटा।
हेलो जी, हैदर सुल्तान साहब का घर है। हाँ, वो हॉस्पिटल में आईसीयू में। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आपने सही सुना। मुझे बस बात है हैदर सुल्तान साहब का घर है। मेरी तरफ से पूरी कौम से दरख्वास्त कीजिए कि पापा साहब ने तुम्हें उंगली पकड़कर फुटपाथ से उठाकर पेडेस्टल पर बिठाया सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। वरना सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास करके तो हर कोई कुछ ना कुछ बन जाता है, मगर हैदर सुल्तान हर कोई नहीं बन सकता। हैदर सुल्तान बनने के लिए पीर इनायत शाह के हाथ का सहारा चाहिए। पापा साहब ने तुम्हें यह सहारा इसलिए नहीं दिया था कि उनकी बेटी के लिए रिश्तों की कोई कमी थी। उनको एक ऐसा दामाद चाहिए था जो उनकी बेटी को उसकी मर्जी से जिंदगी गुजारने दे, और मैं अपनी मर्जी से ही जिंदगी गुजारूंगी हैदर सुल्तान, अपनी मर्जी की जिंदगी, जिस तरह तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हो। जैसे अंदर से किसी और को चाहते हो और बाहर से मेरे स्टेटस का सहारा ले रहे हो। तुम नहीं समझोगे, तुम कभी भी नहीं समझोगी मलिका। इंसान तभी दूसरे को मोहब्बत का मजाक बनाता है जब वो खुद मोहब्बत देने के काबिल नहीं होता। काश मलिका तुम दूसरों में मोहब्बत बांटने के काबिल होती, तुम्हें कभी दूसरों से मोहब्बत मांगने की जरूरत ही न पड़ती। और एक बार फिर आज की खास खबरें। मशहूर ब्यूरोक्रेट जनाब हैदर सुल्तान जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। हैदर सुल्तान का शुमार मुल्क की उन मायना शख्सियात में होता है जिन्होंने इस मुल्क के वक़ार को ऊंचा रखने के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। वो हुकूमत पाकिस्तान के नुमाया और ऊंचे ओहदों पर फाइज रहे। उन्हें दिल का शदीद आर्जा बताया जाता है। अस्पताल ज़राए ने उनके बच जाने के चांसेस बहुत कम बताए हैं। ऐसा लगता है ना अम्मी, जैसे डैडी के लिए पूरी दुनिया परेशान है। सारी दुनिया उनके लिए रो रही है, मगर डैडी के अपने घर की दीवारें वो भी खामोश है। कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। हैदर सुल्तान जैसी इतनी बड़ी शख्सियत लगता है इस घर में कोई वजूद ही नहीं रखती थी। मेरे और तुम्हारे डैडी के बीच कभी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा जो आज मेरी आंखों में आंसू ले आए। 30 साल भी तो एक ताल्लुक होता है ना मम्मी। इन 30 सालों में तुम्हारे डैडी ने एक लम्हे के लिए भी मुझे नहीं चाहा, बल्कि किसी और को चाहते रहे। इन 30 सालों का एक एक लम्हा वो किसी और को चाहते रहे। किसे? पता नहीं, थी कोई, उसे वहीं दिल्ली में छोड़ आए। शायद मर गई हो, लेकिन तुम्हारे डैडी के लिए वो कभी नहीं मरी। मैंने उन्हें तन्हाइयों में उससे बातें करते सुना। मुझे देखकर चुप हो जाते थे, लेकिन जब चुप होते थे तब भी यूं महसूस होता था जैसे उनके पहलू में बैठी हो। कभी उनका उससे राब्ता रहा होगा,
कैसे मुमकिन है जिसकी याद में रातों को उठ उठकर बैठ जाते हो उससे राब्ता ना हो? कभी उन्होंने खुद से आपसे कहा कि वो आपको नहीं किसी और को चाहते? मैंने उनकी पुरानी डायरी पढ़ी थी जिसमें उन्होंने उसके नाम कई कई सफ़े लिखे हुए थे। कई कई सफ़े क्या थे, मोहब्बतनामे थे। वो डायरी कहाँ है? मैंने जला दी। तुमसे मेरी इस अधूरी मोहब्बत के नाम, मेरी वो तमाम अधूरी सांसें जो अब तक मैं ले नहीं सका और अपने तौर जीते हुए भी जी न सका, इसी खुशफहमी में मुब्तला रहा हूं कि तुम्हारे बिना शायद मर चुका हूं मैं। तुम्हारे बिना शायद दुनिया तक ठुकरा चुका हूं मैं। मगर ऐसा कहां मुमकिन है मेरी जान, जी भी रहा हूं और दुनिया को घूट घूट पी भी रहा हूं। मेरा यही अधूरा सा जीना और मरना तुमसे मेरी इस अधूरी मोहब्बत के नाम। इश्क अधूरे आधे। तुमने मेरी डायरी जला दी मलिका। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? इस इतने बड़े घर में एक चीज थी जो मेरी थी, उसे रखने को भी यहाँ जगह नहीं थी। ये घर मेरा है हैदर सुल्तान, मेरे बाप का दिया हुआ घर है ये। यहां तुम मेरे साथ रह रहे हो यही बहुत है। फजूल चीजों की इस घर में कोई जगह नहीं। वो एक पुरानी डायरी महज मेरा माजी ही तो थी। मैं जब हिंदुस्तान से निकला तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। पैरों के जूते तक तो मैं छोड़ आया था वहां। चंद आंसू थे जो मैंने उस डायरी में छुपा रखे थे। उस डायरी के सफात ही मेरी कुल जमा पूंजी थी। मलिका तुमने वो जमा पूंजी भी जला दी। तुम्हारी अधूरी मोहब्बत तुम्हारी जमा पूंजी थी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें हैदर सुल्तान, शर्म आनी चाहिए। अरे क्या चीज बने फिरते हो और क्या घटिया चीजें रखते हो अपने पास। अगर दुनिया वालों को पता चल जाए कि तुम्हारी जमा पूंजी क्या थी तो सर उठाकर शर्म से चलने के काबिल नहीं रहोगे। मैं तो कभी सर उठा के चला ही नहीं मलिका, इसकी तो मुझे ख्वाहिश ही नहीं। अच्छा है तुमने डायरी चला दी, मैं सर कुछ और झुका लूंगा। क्या कहना चाह रहे हो तुम? कुछ नहीं, तुम नहीं समझ सकोगे मलिका। झुका हुआ सर भी किसी किसी को नसीब होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा अपने आप को इन सब गिरी हुई बातों से बहुत ऊंचा रखा है। मम्मी, आपकी भीगी आंखें कितनी अच्छी लगती हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करने जा रही हूं।
हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। डैडी ठीक तो है ना? अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी, डैडी की तबीयत संभल गई है। वो मुझे याद कर रहे हैं, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आप साथ चल रही हैं ना? तुम जाओ, मेरी जरूरत महसूस हो तो फोन कर लेना। इंतजार कर रहा था। जी डैड, आपको डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया। मैं हूं ना आपके पास, आप आराम से लेटे रहिए। डैडी क्या कर रहा है? मेरे पास वक्त बहुत कम है और इतने कम वक्त में आराम कहाँ, माय डियर सन। मैंने तुमसे बहुत कुछ कहना भी है, मुझे कहने दो, वरना सब कुछ यूं ही रह जाएगा और मैं कब्र में भी चैन से ना सो सकूंगा। जो मैं कहना चाहता हूं वो सिर्फ तुम सुन सकते हो। जी डैड, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा, बहुत मुख्तसर। मैंने हिंदुस्तान 1947 से बहुत बाद में छोड़ा था। हालांकि मेरे खानदान के बहुत से लोग 1947 के फसादात में मारे जा चुके थे। जी डैड, मैं ये जानता हूं, 1971 की जंग के बाद जंग से मुताल्लिक एक मज़मून आपने लिखा था, जिसकी वजह से कुछ लोग आपकी जान के दुश्मन हो गए। हाँ, मगर उस रात में अपनी जमा पूंजी भी वहीं छोड़ाया था, इस उम्मीद पे कि वापस जाऊंगा उसे लेने के लिए। मगर वापसी के तमाम रास्ते बंद हो गए थे। मैंने मदीहा बेगम को छोड़ आया था। डैड, ये कौन थी मदीहा बेगम? मदीहा बेगम। में
लड़कियों, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे मतलब से जरूरी बात करनी है। क्या बात है खाला? पीछे पगड़े लगे हैं बिटिया, वो जरूर इधर ही आएंगे। तुमसे बस तुम बस यहीं रुक जाओ, कहीं नहीं जाओ। मैं सब संभाल लूंगी। नहीं, मेरी वजह से तुम भी फंस जाओगे बिटिया। ये लोग आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हिंदू मुस्लिम फसादात के खिलाफ मेरे मजबूर की वजह से सब आज बहुत बिखरे हुए हैं। उन्होंने मेरे दफ्तर को भी आग लगा दी। अब इन्हें मेरी तलाश है। सिर्फ तुम्हें खुदाफिज कहने के लिए आया था। जिंदगी रही तो लौट कर आऊंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मरना ही है ना, साथ मरेंगे। तुमने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों साथ मरेंगे। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। साथ मरने का वादा नहीं निभा सकता मदिया। साथ मरना शायद इंसान के बस में नहीं, लेकिन मैं साथ जीने का वादा जरूर निभाऊंगा। अगर जिंदगी में वफा की तो चंदन रूपोश होने के बाद मैं लौट आऊंगा। हमारी शादी हो रही है, मैं तुम्हारे नाम पे मायूं बैठ चुकी हूँ। मुझे तुम कहाँ छोड़ के जा रहे हो? 47 के फसादात में हमारे सब बिछड़ गए। अब हम दोनों भी बिछड़ जाएंगे। हम लोग क्या जुदा होने के लिए पैदा हुए हैं? तुम कल भी मेरी थी मदिया, तुम आज भी मेरी। कितनी हसीन हो तुम मदिया। मेरी तरफ मत देखो, वरना तुम जा नहीं सकोगे। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे।
क्या रही हो? जाओ, दरवाजे पे पता नहीं कौन है। मेरा मजबून मेरे जुर्म बन गया था। मेरे दोस्तों ने मेरी जान बचाने की खातिर मुझे किसी न किसी तरह सरहद पार करवा दी। मैं पाकिस्तान चला आया। एक सहाफी की हैसियत से मेरा नाम तो था ही, इसलिए मुझे पनाह भी मिल गई और मुस्तकबिल भी बन गया। मैं बेवफा न था, सचमुच बेवफा न था। मैं तो इस खुशफहमी में चला आया था कि मौका मिलते ही हिंदुस्तान चला जाऊंगा, मदिया बेगम को ले आऊंगा। मगर सरहदें बरसों खुल ना सकी। मैं सरहद के उस पार ये भी न जान सका कि वो जिंदा भी है कि उसी रात बलवाइयों के हाथों मारी गई। एक वादा मांग रहा हूं तुमसे मैं। कहिए डैडी। देखो, अब सरहदें खुल गई हैं, पता नहीं फिर कब बंद हो जाए। मैं देख रहा हूं मौत मेरे सिरहाने खड़ी मुझ पे हंस रही है। तुम एक बार जाओगे ना, तुम दिल्ली जाओगे ना, मदिया बेगम को तलाश करोगे ना, उसका पता तुम्हें मेरे बुक शेल्फ में रखे हुए दीवार गालिब के आखिरी सफे पे लिखा मिल जाएगा। अब आप कैसे हैं डैड? तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन कभी नहीं आया ना, लेकिन मेरे दिल के बंद वाज में से एक में तुम बंद हो। अगर मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती ना, तो मैं डॉक्टरों से कहता मैं रहूं ना रहूं, तुम्हें तुमसे मेरी मोहब्बत दिखा दे। लेकिन मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूं डैड। हमें अब चलना चाहिए। डॉक्टर्स ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है। आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकूंगा डैडी के पास। आओ सिफात, मेरी जान इन्हें आराम करने दो, हम कल फिर आएंगे। चलो।
वे लोग चले गए डैडी। मैं नहीं चाहता था कि सिफात और मम्मी हमारी बातें सुन लें, इसलिए मैं भी चुप हो गया था। डैडी आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर दोनों बाप बेटा मिलकर दिल्ली जाएंगे। उन्हें मिलकर तलाश करेंगे, हम दोनों मिलकर उनसे माफी मांगेंगे, ठीक है ना डैडी? डैडी क्या तुमने कभी डैडी कोई बात भी की? डैडी या डैडी? यूं ही रहे चुप सारे? डैडी या की है मोहब्बत जीवन के? या इश्क